स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर सेमेस्टर पे। जहाँ पे आपको आपके सेमेस्टर एग्जाम से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न होते हैं उसको एग्जाम से पहले बहुत ही आसान शब्दों में समझा करके आपके एग्जाम की तैयारी बहुत ही मजबूती से करवाई जाती है। तो आज हम लोग इस वीडियो में मेजर पेपर 12 का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, जो कि है छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908। ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपने सिलेबस नहीं देखा है, सिलेबस जो एक्सप्लेन मैंने करके वीडियो बनाया हुआ है, वो अगर आपने नहीं देखा है तो पहले जा करके वीडियो देख लीजिएगा कि आपको सेमेस्टर 6 के हिस्ट्री पेपर के लिए कौन कौन से मेजर पेपर पढ़ने हैं और क्या उसका टॉपिक रहने वाला है, क्या कंटेंट रहने वाला है। ठीक है, तो सिलेबस में मैंने ये बहुत अच्छे तरीके से बताया है कि क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या आपके सिलेबस हैं जो आपको एग्जाम में जिसके थ्रू आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आज हम लोग मेजर पेपर 12 का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908, इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ये थी क्या, इस चीज़ का मतलब क्या प्रभाव पड़ा, ये कैसे आया, कैसे इसका इम्प्लीमेंट हुआ, इन सभी चीज़ों को आज हम लोग इस वीडियो में एक एक करके बारीकी से जानेंगे ताकि हम लोग एग्जाम में अच्छे से इसको लिख पाएँ। ठीक है, तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि आपको प्रश्न किस प्रकार से पूछा जाएगा। तो प्रश्न इस प्रकार से रहेगा कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 का वर्णन करें, या कुछ भी पूछ सकता है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के का व्याख्या करें या के बारे में समझाएं, ऐसा कुछ करके पूछा जा सकता है। ठीक है, तो लिखना यही आंसर है। ठीक है, कुछ भी पूछा जाए आपसे, आंसर को यही लिखना है। आंसर कैसे हम लोग स्टार्ट करेंगे, तो आंसर स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हम लोग परिचय लिखेंगे। ठीक है, उत्तर में सबसे पहले हम लोग परिचय के साथ स्टार्ट करेंगे, जैसा कि यहाँ देख सकते हैं कि उत्तर लिखा हुआ है, उसके बाद परिचय। इसी प्रकार से आप भी स्टार्ट करेंगे। परिचय में क्या लिखेंगे कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1960, जिसको छोटा नागपुर टेंडेंसी एक्ट भी बोलते हैं, तो ये क्या था, इस प्रकार से हम लोग स्टार्ट करेंगे लिखना। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। परिचय में इस तरह से लिखेंगे कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1960 एक विशेष कानून है जिसे ब्रिटिश सरकार ने छोटा नागपुर क्षेत्र के आदिवासी किसानों की भूमि की सुरक्षा के लिए बनाया था। ठीक है, मतलब कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम क्या है, एक रूल है, एक नियम है, कानून है, जिसको अंग्रेजों ने आदिवासी किसानों के लिए, छोटा नागपुर के क्षेत्र के जो आदिवासी किसान थे उसकी भूमि की सुरक्षा के लिए बनाया था। ठीक है, आगे लिखेंगे कि इस क्षेत्र की परंपरागत भूमि व्यवस्था को खुटकटी प्रथा के नाम से जाना जाता था। इस प्रथा में भूमि का स्वामित्व व्यक्तिगत ना होकर सामूहिक था। ठीक है, मतलब इसमें क्या होता था, खुटकटी व्यवस्था में किसी पर्सनल इंडिविजुअल व्यक्ति का इसमें ऑनरशिप नहीं होता था। ठीक है, भूमि पे, लैंड पे ऑनरशिप नहीं होता था, बल्कि पूरे परिवार का होता था या फिर पूरे बोल सकते हैं एक समूह का होता था। ठीक है, आगे लिखेंगे कि किसी परिवार, वंश या गांव के सभी लोग मिलकर भूमि का उपयोग करते थे। ठीक है, वही बात है कि किसी एक का भूमि नहीं होता था, पूरे परिवार का होता था, गांव का होता था या समूह का होता था, और वो सभी लोग मिल करके पूरे भूमि का उपयोग करते थे। ठीक है, आगे लिखेंगे कि भूमि का बंटवारा, उपयोग और कर निर्धारण सामुदायिक स्तर पर होता था। ठीक है, भूमि का जो बंटवारा है या फिर उसका उपयोग किस प्रकार से करेंगे या उसका टैक्स किस प्रकार से लगेगा, तो ये सामुदायिक स्तर पे होता था। ठीक है, क्योंकि ये किसी इंडिविजुअल का था नहीं, तो इसलिए सामुदायिक स्तर पे ये सभी चीज़ें होती थी। आगे लिखेंगे कि इस व्यवस्था ने आदिवासियों की सामूहिकता, समानता और सामाजिक एकता प्रदान की थी। ठीक है, तो मतलब कि जो खुटकटी व्यवस्था था उसके वजह से आदिवासियों में क्या हुआ कि सामूहिकता, समानता और सामाजिक एकता की भावना प्रकट होती थी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सारे लोग मिलजुल के खेती करते थे, सभी मिलजुल के रहते थे, तो इस प्रकार से उसमें सामूहिक एकता बनती थी। हाँ, आगे लिखेंगे कि लेकिन 18वीं और 19वीं सदी में जब अंग्रेजों ने यहाँ अपना अधिकार स्थापित किया, तो उन्होंने भूमि को राजस्व के साधन के रूप में देखा। ठीक है, जिस प्रकार से अंग्रेज यहाँ पे धीरे धीरे अपने पैर फैलाने लगे, अपना सत्ता को स्थापित करने लगे, तो अंग्रेजों ने क्या किया, यहाँ की जो भूमि थी उसको राजस्व के साधन के रूप में देखा, टैक्स कमाने का एक जरिया के रूप में देखा। ठीक है, आगे लिखेंगे कि बंगाल प्रेसिडेंसी में लागू अस्थायी बंदोबस्त की तर्ज पर यहाँ भी राजस्व वसूली की कोशिश की गई। इसके परिणाम स्वरूप जमींदारों और महाजनों का बोलबाला बढ़ा। धीरे धीरे बाहरी साहूकारों और दिकुओं ने कर्ज और शोषण के माध्यम से आदिवासियों की भूमि पर कब्जा करना शुरू कर दिया। देखिए क्या हुआ कि जिस प्रकार से बंगाल में जो स्थायी बंदोबस्त का व्यवस्था चल रहा था, उसी प्रकार से यहाँ पे भी उन्होंने अंग्रेजों ने धीरे धीरे लागू करना चाहा। उसके वजह से क्या हुआ कि जो साहूकार थे, मतलब बड़े लोग जो थे, या फिर जिसको दिकू बोला जाता है, दिकू मीन्स होता है बाहरी लोग, जो आदिवासी ना हो। ठीक है, मतलब बाहरी लोग, इन सभी ने क्या किया, आदिवासियों का शोषण करने लगे। ठीक है, और उनकी भूमि पर अपना कब्जा करने लगे धीरे धीरे। अब आगे क्या हुआ कि इसके कारण बार बार विद्रोह हुए, जैसे कोल विद्रोह, उसके बाद संथाल विद्रोह, बिरसा मुंडा का उलगुलान,
इन सभी संघर्षों से घबराकर अंग्रेजों ने यह कानून लागू किया, ठीक है। तो क्या हुआ था कि यहाँ पे जो जमींदार थे या दिकू लोग थे, साहूकार थे, उन लोगों ने आदिवासियों का शोषण करना शुरू किया और उसके भूमि पे अपना कब्जा करना स्टार्ट किया, जिसकी वजह से आदिवासी विद्रोह पे उतर आए। जैसे कोल विद्रोह, संताल विद्रोह, बिरसा मुंडा का जो उलगुलान हुआ, इन सभी के वजह से अंग्रेज डर गए और घबरा करके क्या किए कि उन्होंने ये कानून लाया। कौन सा कानून? CNT, जिसको छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट बोलते हैं, ठीक है। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम। अब समझ आ गया कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम था क्या और कैसे आया था, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं, क्या क्या इस अधिनियम की विशेषता थी। तो एक ऐसा ही आपको हेडिंग बनाना है, उसको बोल्ड करके लिखेंगे, ठीक है। ध्यान रहे, उसको बोल्ड करके लिखेंगे जिससे कि एक बार में वो नजर आए कॉपी चेक करते टाइम। तो यहाँ क्या लिखेंगे अधिनियम की प्रमुख विशेषताओं में कि क्या क्या विशेषता उसका। तो पहला था क्या? भूमि हस्तांतरण पर रोक, ठीक है। इसमें लिखेंगे कि अधिनियम ने प्रावधान किया कि छोटा नागपुर की भूमि भूमि का हस्तांतरण केवल आदिवासियों के बीच ही हो सकता है। कोई भी बाहरी व्यक्ति, दिकू, साहूकार या महाजन भूमि खरीद नहीं सकता है, ठीक है। तो इस नियम से क्या हुआ, जो छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम आया, उसके वजह से क्या हुआ कि जो आदिवासियों की भूमि थी वो केवल आदिवासी ही खरीद सकते थे। कोई भी बाहरी व्यक्ति जैसे कि दिकू, साहूकार या महाजन जो हुआ करते थे, वो आदिवासियों की भूमि को नहीं खरीद सकते थे, ठीक है। केवल आदिवासी ही आदिवासी की भूमि को खरीद सकते थे। उसके बाद क्या हुआ? दूसरा विशेषता उसका क्या है? खुदकटी प्रथा की मान्यता। इसमें लिखेंगे कि पारंपरिक सामुदायिक भूमि व्यवस्था को मान्यता दी गई। परिवार और वंश की भूमि को सामूहिक स्वामित्व वाला माना गया, ठीक है। वही खुदकटी व्यवस्था जो बताया कि उसको वैल्यू मिल गया, मान्यता प्राप्त हो गया, ठीक है। तीसरा है रैयत अधिकारों की सुरक्षा। इसमें क्या हुआ कि व्यक्तिगत काश्तकारी, जिसको रैयत बोलते हैं, अधिकारों की भी कानूनी संरक्षण दिया गया। अधिकारों को भी कानूनी संरक्षण दिया गया। किसान को बिना कारण बेदखल नहीं किया जा सकता था। अब किसानों को एक सियोरिटी मिल गया था, ठीक है। बिना कारण के उनको जमीन से बेदखल नहीं किया जा सकता था CNT आने के बाद, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम आने के बाद, ठीक है। चौथा विशेषता इसका क्या है कि किराएदारों की रक्षा, ठीक है। इसमें लिखेंगे कि किराएदारों को मनमाने लगान से बचाया गया। जमींदार उन्हें आसानी से भूमि से हटा नहीं सकते थे, ठीक है। जो किराएदार होते थे, किराए पे जमीन लेकर के खेती किया करते थे, वो बदले में किराया जो देते थे, तो उनके ऊपर जो मनमाना कर लगाया जाता था, मनमाना टैक्स लगाया जाता था या किराया जो थोपा जाता था उन पे, उससे भी इन लोगों को राहत मिला, ठीक है। अब जमींदार क्या करते थे कि किसी को जमीन दी है खेती करने के लिए, ठीक है। उसके बाद वो टैक्स पे कर रहे हैं और जमींदार जो बोले कि हमको इतना टैक्स चाहिए, अगर वो नहीं दिया, ठीक है, वो इतना किराया नहीं पे किया, तो जमींदार उससे जमीन ले लिया करते थे और किसी और को दे देते थे। तो छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम आने के बाद इस चीज़ से भी किसानों को थोड़ा सा राहत मिला। और अब क्या था कि जमींदार उनको आसानी से अपनी भूमि से नहीं हटा सकते थे, ठीक है। पांचवा विशेषता क्या है? जमींदारों की शक्तियों पर निरंकुश। जमींदार जो एकदम तानाशाह होकर के और उनका शोषण कर रहे थे, आदिवासियों का शोषण कर रहे थे, अब क्या हुआ कि जमींदारों की शक्तियों पर थोड़ा अंकुश लगाया गया, लिमिटेशंस लगाया गया, ठीक है। इसमें लिखेंगे कि जमींदार केवल लगान वसूल करने के अधिकारी बने, ठीक है। अब जमींदार क्या हुआ? केवल वो लोग लगान वसूल कर सकते थे, ठीक है। उन्हें किसानों को बेदखल करने का अधिकार नहीं रहा। अभी तक क्या करते थे? वो किसानों को किसी भी रीजन डाल करके, कोई भी रीजन बता के, और उनको जमीन से बेदखल कर दिया करते थे। लेकिन अब क्या हुआ कि इस नियम के आने के बाद जो जमींदार थे वो केवल टैक्स वसूलने वाले अधिकारी बन गए। केवल लगान वसूला करते थे वो, उनको और ज़्यादा कोई भी अथॉरिटी नहीं दिया गया, ठीक है। उनको उन्हें किसानों को बेदखल करने का अधिकार नहीं रहा। अब उनको उनसे जो किसानों को बेदखल करते थे वो अधिकार भी वापस ले लिया गया, छीन लिया गया। इस टॉपिक क्या है? वो है न्यायिक व्यवस्था, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं न्यायिक व्यवस्था। इसमें क्या हुआ कि भूमि विवादों और हस्तांतरण से संबंधित मामलों को निपटाने के लिए विशेष अदालतों की स्थापना की गई। इसका उद्देश्य महाजनों और साहूकारों की चालबाजियों से आदिवासियों की रक्षा करना था, ठीक है। न्यायिक व्यवस्था में इसमें क्या किया गया कि जो भूमि विवाद थे या फिर जो हस्तांतरण के जो मैटर आते थे, उसको निपटाने के लिए उसमें आदिवासियों को मतलब कि उनको जल्दी से जल्दी न्याय दिलाने के लिए अदालत की व्यवस्था की गई, विशेष अदालत की व्यवस्था की गई, ठीक है। इससे क्या होता था? इसका उद्देश्य क्या था कि महाजनों और साहूकारों की चालबाजियों से आदिवासियों की रक्षा करना था, ठीक है। आदिवासी जिनके ऊपर महाजन जो थे या साहूकार थे, वो किसी तरीके से अगर ज़मीन हड़प लेते थे, तो इन सभी चीज़ों का निपटारा उसी कोर्ट में होता था और आदिवासियों को उचित न्याय मिलता था, ठीक है। 7th है लगान और मालगुजारी का निर्धारण। इसमें क्या हुआ कि लगान की दरें निश्चित और न्याय संगत रखने का प्रावधान किया गया। मनमाने ढंग से कर वसूली पर रोक लगी।
ठीक है। अभी तक क्या हो रहा था कि मनमाने ढंग से कोई भी कितना भी टैक्स वसूल रहा था, तो इन सभी चीज़ों पर भी रोक लगाया गया। लगान की दरें जो थी, मतलब कि जो रेट था, टैक्स का रेट था, उसको भी निश्चित किया गया, फिक्स किया गया और न्याय संगत रखने का प्रावधान दिया गया, ठीक है। तो ये हो गया उसकी प्रमुख विशेषताएं। तो आप चाहे तो विशेषता लिख सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पे प्रभाव भी लिख सकते हैं, ठीक है। दोनों में से एक भी लिखेंगे तो चलेगा, क्योंकि ऑलमोस्ट दोनों चीज़ सेम ही है। जो उसकी विशेषता थी, जो छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम की विशेषता थी, प्रभाव भी तो वही डालेगा, है ना। तो इसी में थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करके लिखा हुआ, बाकी उसको थोड़ा शॉर्ट किया हुआ है, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 का प्रभाव, क्या क्या प्रभाव पड़ा इस नियम से, ठीक है। तो इसीलिए हम बोल रहे हैं, क्योंकि विशेषता भी इसका सेम था और प्रभाव भी ऑलमोस्ट सेम रहेगा, क्योंकि जो उसकी विशेषता थी, प्रभाव भी तो वही डालेगा ना। तो इसलिए दोनों में से एक भी लिखेंगे तो चलेगा, हाँ। तो अब हम लोग देखेंगे कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम का प्रभाव क्या पड़ा था समाज में या छोटा नागपुर में, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले लिखेंगे कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 केवल एक कानूनी दस्तावेज नहीं था, बल्कि यह आदिवासी समाज, भूमि व्यवस्था और क्षेत्रीय राजनीति को गहराई से प्रभावित करने वाला ऐतिहासिक कदम था। इसके प्रभाव बहुआयामी रहे, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और दीर्घकालीन, ठीक है। मतलब कि जो छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम था, जो 1908 में आया था, वो केवल एक कानूनी दस्तावेज नहीं था। ये आदिवासियों के समाज के लिए बहुत ही एक, मतलब कि बोल सकते हैं, एक बहुत अच्छा तोहफा था उन उन लोगों के लिए, ठीक है। इससे क्या हुआ कि भूमि व्यवस्था, क्षेत्रीय राजनीति, इन सभी पे एक गहरा प्रभाव पड़ा छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम का। इसका प्रभाव बहुत बहुआयामी रहा, ठीक है। इसका प्रभाव जो है वो बहुत क्षेत्रों में पड़ा, जैसे सामाजिक क्षेत्र, आर्थिक क्षेत्र, यहाँ पे आपका सांस्कृतिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र और दीर्घकालीन। ये सभी हम लोग एक-एक करके समझेंगे, ठीक है। नीचे अब हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से इसका प्रभाव पड़ा हमारे समाज पे, छोटा नागपुर पे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं पहला टॉपिक। पहला पॉइंट क्या है प्रभाव इसमें, कि भूमि पर आदिवासियों का संरक्षण। भूमि पर आदिवासियों का संरक्षण आपको इसी प्रकार से लिखना है, जैसे मैंने हेडिंग बनाया है, फिर यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, फिर हेडिंग बनाया, एक्सप्लेन किया है, इसी प्रकार से आपको भी लिखना है, ठीक है। और जहाँ तक हो सके बोल्ड करके लिखिएगा, ताकि कॉपी चेक करते टाइम वो एक बार में नज़र में आए, है ना। तो अब हम लोग आगे देखेंगे कि अधिनियम का सबसे बड़ा प्रभाव यह रहा कि आदिवासियों की भूमि को बाहरी साहूकारों, महाजनों और दीकुओं से सुरक्षा मिली। अब भूमि का हस्तांतरण केवल आदिवासियों के बीच ही संभव था। इससे बाहरी लोगों के भूमि हड़पने की सिलसिला काफ़ी हद तक रुक गई, ठीक है। मतलब कि इससे क्या हुआ, जब छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम आया, तो इसका सबसे बड़ा प्रभाव आदिवासियों के ऊपर पड़ा, क्योंकि अब तक जो ज़मीन था वो साहूकार हड़प लेते थे, महाजन या फिर जो दीकू थे, वो लोग अ, आदिवासियों से किसी प्रकार से हड़प लेते थे, ठीक है। लेकिन अब छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम आने के बाद अब जो भूमि का हस्तांतरण था, मतलब कि भूमि कौन ले सकता था, ज़मीन कौन खरीद सकता था, किसे खरीद सकता था, तो ये अब केवल आदिवासियों के बीच ही ट्रांसफ़र हो सकता था, ठीक है। मतलब कि अगर आप आदिवासी हैं तो एक ज़मीन खरीद सकते हैं, और नहीं है तो आप उस ज़मीन को नहीं खरीद सकते हैं, ठीक है। मतलब कि यूँ बोले कि केवल आदिवासी बेच सकते थे और आदिवासी ही खरीद सकते थे अब, ठीक है। तो ये हो गया। अब दूसरा क्या है, दूसरा है खुदकट्टी और रैयती व्यवस्था को कानूनी मान्यता। ये भी हम लोग ऊपर भी देखे कि खुदकट्टी और जो रैयती व्यवस्था था उसको कानूनी मान्यता मिल गया था छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम आने के बाद, है ना। अब हम लोग इसमें क्या देखेंगे, लिखेंगे कि पारंपरिक भूमि व्यवस्था को औपचारिक और कानूनी मान्यता मिली। पहले जो व्यवस्था केवल परंपरा पर आधारित थी, वह अब कानून से संरक्षित हो गई। इससे आदिवासियों का आत्मविश्वास बढ़ा और उनका सामाजिक ढांचा मजबूत हुआ। अभी तक जो खुदकट्टी व्यवस्था चल रहा था, वो क्या था, केवल मान्यता पे आधारित था, ठीक है। मतलब कि वो लोग सिर्फ अपने समाज में ही इस चीज़ को माना करते थे, कोई अथॉरिटी उनके पास इस चीज़ का नहीं था। लेकिन छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम आने के बाद क्या हुआ, इस परंपरा को एक कानूनी मजबूती मिल गया, ठीक है, कानूनी रूप से इसको एक्सेप्ट कर लिया गया। तो अब क्या हुआ कि आदिवासियों का आत्मविश्वास इससे बढ़ा और उनका जो सामाजिक ढांचा था उसको भी मजबूती प्रदान हुआ, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट बढ़ेंगे तीसरे टॉपिक की तरफ। तीसरे टॉपिक में हम लोग का क्या है, सामाजिक सांस्कृतिक जीवन की रक्षा, ठीक है। इसमें लिखेंगे कि भूमि आदिवासियों के लिए केवल उत्पादन का साधन नहीं थी, बल्कि यह उनकी संस्कृति, धर्म और परंपरा के आधार थी। अधिनियम ने जब भूमि की सुरक्षा की, तो अप्रत्यक्ष रूप से उनकी सांस्कृतिक पहचान और सामाजिक अस्तित्व भी सुरक्षित हुआ, ठीक है। मतलब कि इसके माध्यम से क्या कहना चाह रहे हैं कि भूमि जो थी, जो ज़मीन थी आदिवासियों की, वो केवल उनके उत्पादन का साधन नहीं था, वो सिर्फ उस पे फसल उपजाना या फिर जो भी करना सिर्फ उनका साधन नहीं था, बल्कि
आदिवासियों के संस्कृति, धर्म और परंपरा का भी आधार था, ठीक है। और जब जब ये अधिनियम आया, तो ये अधिनियम उसके भूमि को सुरक्षा प्रदान करने के साथ-साथ, मतलब कि अप्रत्यक्ष रूप से अगर देखें, तो इस अधिनियम ने उनकी सांस्कृतिक पहचान और सामाजिक अस्तित्व को भी अप्रत्यक्ष रूप से संरक्षित कर दिया था, ठीक है। अब हम लोग आगे नेक्स्ट 4th टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। 4th में क्या है? विद्रोहों पर अंकुश। इसमें लिखेंगे कि लगातार हो रहे आदिवासी विद्रोह, जैसे कोल विद्रोह, संताल विद्रोह और बिरसा मुंडा उलगुलान ने अंग्रेजों को भयभीत कर रखा था। इस अधिनियम के लागू होने के बाद असंतोष कुछ हद तक कम हुआ और क्षेत्र में शांति एवं स्थिरता आई, ठीक है। मतलब कि आदिवासियों का मांग क्या था कि उनसे जो जमीन हड़पा जा रहा था डिकुओं के द्वारा या फिर महाजन के द्वारा, जो जमीन हड़पा जा रहा था वो उनको वापस आदिवासियों को मिल जाए। तो इसीलिए वो लोग आंदोलन कर रहे थे। जब उनको ये छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम का नियम बन के मिल गया, तो अब उनका जो ज़मीन था वो उनको वापस मिल गया। अब उनका हस्तांतरण जो था वो आदिवासियों के बीच ही होना था, कहीं और उसको कोई बेच नहीं सकता था, कोई खरीद नहीं सकता था, ठीक है। तो इससे क्या हुआ कि जो आदिवासी थे उनमें संतोष की भावना जागी, जिसके वजह से जो वो विद्रोह कर रहे थे अभी तक, जैसे कि कोल विद्रोह हो चुका था, संताल विद्रोह हो चुका था, बिरसा मुंडा का उलगुलान हो चुका था, तो इन सभी से जो क्षेत्र में अशांति फैली थी उन सभी पे रोक लगा। उनको जब उनका कानून मिल गया, तो जो आसपास की मतलब कि ऐसे बोल सकते हैं कि उनके समाज में या फिर असंतोष जो है वो काफ़ी हद तक कम हो गया, ठीक है। जिसकी वजह से क्षेत्र में शांति व्यवस्था फिर से कायम हो गई, ठीक है। विद्रोह बंद हो गया था तो शांति व्यवस्था कायम हो गई इसकी वजह से। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं 5th पॉइंट, ठीक है। 5th पॉइंट में क्या है? जमींदारों और महाजनों की शक्ति पर नियंत्रण। इसमें लिखेंगे कि पहले जमींदार मनमाने ढंग से लगान बढ़ाते और किसानों को देखभाल बेदखल कर देते थे, ठीक है। मतलब कि जो जमींदार थे वो अपने मनमाने ढंग से किसानों के ऊपर टैक्स लगाया करते थे और उनको कभी भी उनके ज़मीन से बेदखल कर दिया करते थे। अधिनियम ने उनकी शक्तियों पर अंकुश लगाया और अब वे केवल लगान वसूल करने तक ही सीमित रह गए। इस प्रकार शोषण की प्रक्रिया कुछ हद तक थम गई, ठीक है। मतलब कि अभी ये अधिनियम आने के बाद जो जमींदार थे वो अब सिर्फ टैक्स वसूल करने वाले अधिकारी बन के रह गए थे, ठीक है। अब उनको कोई शक्ति नहीं था कि वो किसी किसान को या फिर किसी आदिवासी को उनके ज़मीन से बेदखल कर सकते थे। इसके वजह से जो उनके ऊपर शोषण होता था, आदिवासियों के ऊपर शोषण होता था, वो बहुत हद तक कम हो गया था अब। नेक्स्ट है 6 पॉइंट में आर्थिक स्थिरता। इसमें क्या है? किसानों को जब यह भरोसा मिला कि उनकी भूमि सुरक्षित है, तो उन्होंने कृषि उत्पादन में रुचि दिखाई। भूमि सुरक्षा ने उन्हें दीर्घकालीन निवेश और खेती सुधार के लिए प्रेरित किया। इससे धीरे धीरे क्षेत्र में आर्थिक स्थिरता आई, ठीक है। अब क्या हुआ कि किसान को जब ये चीज़ का भरोसा हो गया, श्योरिटी मिल गया उन लोगों को कि अब ये जो ज़मीन है वो उन्हीं का है, उनके लिए ये सुरक्षित हो चुका है, तो उन्होंने क्या किया कि खेती में रुचि दिखाई, ठीक है। अब वो लोग कृषि के तरफ ज़्यादा बढ़ चढ़ के भाग लेने लगे कृषि कार्य में, ठीक है। इसके वजह से क्या हुआ कि बोल सकते हैं कि खेती अच्छे से हुआ या फिर उनको जो है आर्थिक स्थिरता उनमें बनाई इसके वजह से, ठीक है। टॉपिक में क्या है? आर्थिक स्थिरता, ठीक है। इसमें लिखेंगे कि किसानों को जब यह भरोसा मिला कि उनकी भूमि सुरक्षित है, तो उन्होंने कृषि उत्पादन में रुचि दिखाई। भूमि सुरक्षा ने उन्हें दीर्घकालिक निवेश और खेती सुधार के लिए प्रेरित किया। इससे धीरे धीरे क्षेत्र में आर्थिक स्थिरता आई, ठीक है। इसका मतलब क्या है? मतलब इसमें क्या हुआ कि जब किसानों को या फिर आदिवासियों को इस चीज़ का अथॉरिटी मिल गया, वो श्योर हो गए कि अब जो ज़मीन है वो उन्हीं का है, ठीक है। वो भूमि सुरक्षित है उनके लिए। तो उन्होंने क्या किया? कृषि कार्य में ज़्यादा रुचि दिखाई और इससे निवेश और खेती सुधार में उनको प्रेरित किया गया। उससे प्रेरणा मिला कि अब हम लोग खेती कर सकते हैं, ठीक है। तो वो लोग खेती करने लगे। इससे धीरे धीरे आर्थिक क्षेत्र में जो है उन लोगों को काफ़ी सुधार मिला, ठीक है। 7वां है न्यायिक सुरक्षा। इसमें लिखेंगे कि अधिनियम के अंतर्गत भूमि विवादों और हस्तांतरण संबंधी मामलों के लिए विशेष अदालत की स्थापना की गई। इससे आदिवासियों को कानूनी संरक्षण मिला और वे बाहरी महाजनों की चालबाजियों से बच सके, ठीक है। तो इस टॉपिक को हम लोग ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं, तो इसको ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, वीडियो लंबा करने से कोई फायदा नहीं। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं 8 पॉइंट की तरफ, ठीक है। 8 पॉइंट में क्या है कि राजनीतिक जागरूकता का विकास। इसमें हम लोग लिखेंगे कि अधिनियम के प्रभाव से आदिवासी समाज ने पहली बार यह अनुभव किया कि उनके संघर्ष और आंदोलनों का परिणाम ठोस रूप से सामने आ सकता है। इसने उन्हें राजनीतिक रूप से जागरूक और संगठित होने की दिशा में आगे बढ़ाया, ठीक है। मतलब कि
जैसा कि मैंने बताया कि जो उनसे ज़मीन छीन लिया गया था तो कि वो क्या करने लगे थे फिर आंदोलन करने लगे थे, कोल विद्रोह जैसे भी कुछ एग्ज़ाम्पल्स बताए थे। तो इन सभी चीज़ों को करने के बाद जब इनको एक छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के रूप में एक सियोरिटी मिला, तब इन लोगों को भी लगने लगा कि जो उनका प्रयास है वो परिणाम लेकर के आ सकता है, ठीक है? जिससे इन लोगों में राजनीतिक रूप से जागरूकता आई और संगठित होने की भावना इनमें जगी, ठीक है? और ये संगठन को ज़्यादा महत्व देने लगे। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सीमाएँ एवं चुनौतियाँ। इस अधिनियम को लेकर के क्या सीमाएँ थी इनकी और क्या इसमें चुनौतियाँ आई इन सभी चीज़ों को, ठीक है? हालाँकि अधिनियम ने भूमि सुरक्षा प्रदान की, लेकिन इससे कुछ नकारात्मक प्रभाव भी रहे। जैसा कि आपको पता है कि सभी चीज़ों के एक कुछ अच्छाई के साथ-साथ कुछ बुराई भी होते हैं। तो इसी प्रकार से इसका भी कुछ अच्छाई तो था ही और साथ में कुछ इसका नकारात्मक प्रभाव भी रहा। उसमें क्या था कि अदालतों में लंबे मुकदमे आदिवासियों के लिए बोझ साबित हुए। कई बार कानूनों की कमजोरियों का लाभ उठाकर दिकुओं ने अप्रत्यक्ष रूप से भूमि हड़पने की कोशिश की। यह अधिनियम केवल छोटा नागपुर तक सीमित था, जबकि अन्य आदिवासी क्षेत्र की समस्याएं जस की तस बनी रही। तो देखिए इससे प्रॉब्लम क्या हुआ, मतलब कि इसका थोड़ा नकारात्मक प्रभाव क्या आया कि जब ये विशेष अदालत का स्थापना कर दिया गया है कि जो भूमि हस्तांतरण मामला है या फिर कुछ भी भूमि विवाद से रिलेटेड है, तो उसके लिए एक अदालत तो बन गया था। लेकिन इसमें क्या हुआ कि बहुत केस बहुत ज़्यादा आ गया, ठीक है? तो उसकी वजह से केस का लोड बहुत ज़्यादा बढ़ गया, तो फैसला जो था वो तुरंत से नहीं होने लगा, ये काफ़ी डिले प्रोसेस हो गया, ठीक है? अब और इसमें क्या हुआ कि इसका फ़ायदा उठा करके दिकू जो थे या जो ज़मींदार थे वो धीरे-धीरे इसका फ़ायदा उठाने लगे थे, ठीक है? और साथ ही क्या हुआ कि ये जो अधिनियम था वो केवल छोटा नागपुर तक ही सीमित था, जबकि बाकी जो अन्य क्षेत्र के आदिवासी थे उनकी समस्याओं को कोई समाधान नहीं मिला, वो जस की तस बनी रही। तो हम लोग देखेंगे दीर्घकालीन प्रभाव, ठीक है? इसमें लिखेंगे कि स्वतंत्र भारत में भी झारखंड की भूमि नीति का आधार यही अधिनियम बना। आज भी भूमि हस्तांतरण और आदिवासी अधिकार इसी कानून के तहत नियंत्रित है, ठीक है? आगे है कि यह अधिनियम आगे लिखा हुआ है कि यह अधिनियम आदिवासी पहचान और उनके ऐतिहासिक संघर्ष का प्रतीक बना। मतलब कि अभी भी जो हमारा वर्तमान झारखंड का बात करें तो अभी भी भूमि नीति का आधार वही छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम ही है और इसी के माध्यम से आज भी आदिवासी अधिकार जो है वो नियंत्रित किया जाता है, ठीक है? और साथ ही यह अधिनियम आदिवासी पहचान और उनके ऐतिहासिक संघर्ष का एक प्रतीक के रूप में भी कार्यरत है, ठीक है? हम लोग आगे इस प्रश्न के बारे में क्या निष्कर्ष निकला उसको लिखेंगे, ठीक है? तो निष्कर्ष क्या है इसका? निष्कर्ष आप चाहे तो अपने तरीके से भी लिख सकते हैं, बाकी यहाँ पे मैंने किस प्रकार से लिखा है वो देख सकते हैं कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 का प्रभाव आदिवासी समाज के जीवन पर गहरा और अस्थायी रहा। इसने भूमि सुरक्षा, सामाजिक, सांस्कृतिक अस्तित्व और राजनीतिक चेतना को नया आयाम दिया। हालांकि यह अधिनियम सभी समस्याओं का समाधान नहीं था, फिर भी इसने आदिवासी संघर्षों को एक ऐतिहासिक जीत दी। वास्तव में यह कहा जा सकता है कि यह अधिनियम आदिवासी समाज की अस्मिता और अधिकारों का कानूनी आधार स्तंभ बनकर उभरा, ठीक है? तो पूरा आंसर इस प्रकार से खत्म होता है। आप यहाँ पे निष्कर्ष को देख करके आप समझ सकते हैं और लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से पूरा आंसर खत्म हो गया। हमारा क्वेश्चन क्या था, अगर आपको याद हो तो याद तो होगा ही। तो क्वेश्चन क्या था हमारा, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 का वर्णन करना था, ठीक है? इसमें हम लोगों ने सभी चीज़ों को एक-एक करके कवर अप किया। तो जिस प्रकार से हम लिखने बताएं उसी प्रकार से आपको भी एग्जाम में लिखना है और अच्छे से अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं, ठीक है? अगर आप इसी प्रकार से लिखते हैं तो आपको भी अच्छा मार्क्स मिलने का चांसेस है एग्जाम में, ठीक है? तो आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको समझ आया होगा। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपके सेमेस्टर एग्जाम के सारे क्वेश्चंस को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं उनको करवाया जाएगा और साथ ही आसान शब्दों में समझाया जाएगा, जिससे आप आसानी से एग्जाम में लिख सकें और अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकें। तो मिलते हैं फिर से किसी नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस प्रकार के वीडियो आपको हमेशा यहाँ से मिलते रहें, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।